Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Basics of Science. Today we are going to discuss about a very interesting topic, the respiratory system. सेलुलर respiration और respiratory system दो अलग चीज़ें हैं, तो आज हम respiratory system को डिस्कस करने जा रहे हैं. So here are the contents for our today's discussion. The respiratory system, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, द एयर पैसेज वे एंड द लंग्स. जो एयर पैसेज वे है वो हवा का रास्ता है कि किस रास्ते के ज़रिए हवा इन्वायरमेंट से ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होती है. तो एयर पैसेज वे में हम नेज़ल कैविटी, नॉस्ट्रल्स, ओरल कैविटी, फेरिंक्स, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम द एयर पैसेज वे में. और लंग्स में हम क्या डिस्कस करेंगे, लंग्स की लोकेशन, उसके साइज़ के बारे में देखेंगे कि किस लंग्स का साइज़ बड़ा है, किसका छोटा है. इसके अलावा उसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे. देन देयर इज़ द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कि किस मैकेनिज्म के ज़रिए एयर जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होती है, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं जब एयर एंटर होती है, और किस प्रोसेस के ज़रिए हम एयर को बाहर निकालते हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ द एयर पैसेज वे. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ द नेज़ल कैविटी. नेज़ल कैविटी क्या है, जहाँ पर भी वर्ड कैविटी आएगा इट मीन्स कोई भी खाली जगह होगी, कोई भी एम्प्टी स्पेस होगी. तो नेज़ल कैविटी क्या है, एरिया इनसाइड द नोज़. हमारे नोज़ के अंदर जो एरिया है, एम्प्टी स्पेस है, उसे नेज़ल कैविटी का नाम देते हैं. और उसकी ओपनिंग्स हैं बाहर की तरफ, एंड दे आर 2 in numbers एंड आर नोन एज नॉस्ट्रल्स. अब इस नेज़ल कैविटी के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, हेयर्स होते हैं, म्यूकस होती हैं. अब इनका क्या फंक्शन है, जो हेयर्स हैं, अब हम बाहर वाली एयर को इनहेल करते हैं. हम जब नाक के ज़रिए सांस ले रहे होते हैं तो बाहर वाली एयर को हम अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवा रहे होते हैं. तो उस एयर के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं. तो जो हेयर्स मौजूद होते हैं हमारे नोज़ के अंदर, हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर, तो उस एयर को वो फिल्टर करते हैं. इसके अलावा म्यूकस का क्या फंक्शन है, तो हमारे नोज़ के अंदर, नेज़ल कैविटी के अंदर जो म्यूकस है उसका ये फंक्शन है कि बाहर वाली एयर का टेम्परेचर कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड. तो वो म्यूकस उस बाहर वाली एयर के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल करती है. देन देयर इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द नेज़ल कैविटी दैट आर इंटरनल नॉस्ट्रल्स. और इंटरनल नॉस्ट्रल्स जो होते हैं वो फेरिंक्स के साथ कनेक्टेड होते हैं. अब फेरिंक्स क्या है, अब हमने एयर को इनहेल किया नाक के ज़रिए, हमारे नाक में पहुंचाई, उसके बाद उसने आगे मूव किया. आगे मूव करने के बाद इंटरनल नॉस्ट्रल्स के ज़रिए वो फेरिंक्स में एंटर हो गई. अब फेरिंक्स क्या है, ये एक ट्यूब है जो कि कॉमन है किस चीज़ के लिए, फूड और एयर के अंदर. एयर के लिए जो भी फूड हम खाते हैं या एयर इनहेल करते हैं वो इसी फेरिंक्स से ही गुजर कर जाते हैं. उसके बाद डिवीजन होती है कि फ़ूड ने कहाँ जाना है और एयर ने कहाँ जाना है. जैसा कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं कि फूड फेरिंक्स में जाती है, उसके बाद ये एसोफेगस में चली जाती है, जबकि जो एयर है वो एसोफेगस में जाने की बजाय लैरिंक्स में जाती है. सो द नेक्स्ट पार्ट इज़ लैरिंक्स. अब एयर ने नाक से मूव किया, फेरिंक्स के अंदर पहुंची, फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स में चली गई. और लैरिंक्स क्या है, लैरिंक्स एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है जो कि कार्टिलेज से बना होता है. और इसके अंदर क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं. अब इसे हम लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. अब उसे वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं. और जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जब बाहर वाली एयर हम इनहेल करते हैं तो वो एयर इन वोकल कॉर्ड से टकराती है और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है, और उन्हीं वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है. इसीलिए हम लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स का नाम देते हैं.
जी, तो जो लेरिंग्स है वो फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान मौजूद होती है। अब लेरिंग्स के बाद हवा कहाँ जाती है? लेरिंग्स के बाद जो एयर है वो ट्रैकिया में एंटर हो जाती है। ट्रैकिया क्या है? एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जो कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। किस चीज़ से बनी होती है? ये कार्टिलेज से बनी होती है। और इसका फंक्शन क्या है? कार्टिलेज से क्यों बनी होती है? ताकि जब इसके अंदर एयर मौजूद ना हो, जब ये खाली हो, तब ये आपस में कोलैप्स ना कर जाए। ट्रैकिया के बाद आते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई प्लूरल है और इसका सिंगुलर है ब्रोंकस। अब ट्रैकिया जो है वो थोरेसिक कैविटी में जाके 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है और हर एक ब्रोंकाई जो है वो एक एक साइड के लंग्स में एंटर होते हैं। उसके बाद क्या होता है? जो ब्रोंकाई होते हैं वो मज़ीद डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स के अंदर। अब जब ये मज़ीद ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड होते हैं तो ये अपनी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर को खो देते हैं। अब ये कार्टिलेजिनस नहीं रहते, मज़ीद डिवाइड होकर ये बहुत थिन सी ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्या हुआ? एयर ने नोज़ से मूव किया, नोज़ के बाद फेरिंग्स में गई, उसके बाद लेरिंग्स में आई, लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स के बाद कहाँ पे जाती है? ये एल्वियोलर डक्ट्स में जाती है, फिर एल्वेलाई के अंदर चली जाती है। अब एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई जो है वो, उसे हम एयर बैग भी कहते हैं। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एयर आती है और ये किसी से बनी होती है? ये सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से बनी होती है। अब इसको भी हम देखेंगे कि ये सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से क्यों बनी होती है। जी, तो उसके बाद क्या होता है? जब एयर एल्वियोलाई के अंदर आ गई, जब एयर एल्वियोलाई के अंदर पहुंच जाती है तो उसके बाद एल्वियोलाई के साथ जो आर्टरीज़ हैं और वेन्स हैं वो सब डिवाइड होके कैपिलरीज़ में कन्वर्ट होके एल्वियोलाई के साथ अटैच हुई होती हैं। अब यहाँ पर होना होता है मेन जो गैसियस एक्सचेंज का फंक्शन है वो इस जगह पर होना होता है। तो इस प्रोसेस को पहले हमें समझना चाहिए कि होता क्या है यहाँ पे। तो जो एयर बाहर से आई होती है उसके अंदर से हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है और इस जगह पर पहुँच के, कहाँ पर? एल्वियोलाई के अंदर पहुँच के एल्वियोलाई के साथ क्या होती हैं? दूसरी कैपिलरीज अटैच होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, जिनके अंदर ब्लड होता है। अब यहाँ पर एयर भी पहुँच आई और साथ में ब्लड भी कैपिलरीज के अंदर मौजूद है। अब क्या होता है? एल्वियोलाई से जो एयर है उसमें से मौजूद ऑक्सीजन मूव करती है कैपिलरीज के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। और ब्लड के अंदर कौन सी चीज़ है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है? हमें पता है कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है वहाँ से, इसके बाद वो ब्लड हर एक सेल तक पहुँचता है और ऑक्सीजन वही जो है वो हर एक सेल तक पहुँच जाती है और वहाँ पे उसका क्या काम है ऑक्सीजन का? वहाँ पर जाके सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस में हेल्प आउट करती है। जी, हमें पता है सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस क्या होता है कि इसके अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और हमें उनकी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन से हमें एनर्जी मिलती है और उसके साथ जो बाय प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हर एक सेल से अगेन कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है और वापस लंग्स में आती है। तो लंग्स में आने के बाद क्या होता है कि वही जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एंटर हो जाती है एल्वियोलाई के अंदर और उसी पाथवे के ज़रिए वापस हमारे नोज़ या फिर माउथ से एक्सेल आउट हो जाती है। अब यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी, नेज़ल कैविटी है, देन ओरल कैविटी। यहाँ पर से हम इन्वायरमेंट से एयर को इनटेक करते हैं। उसके बाद फेरिंग्स है, एपिग्लॉटिस, ट्रैकिया, देन ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाइज होती हैं, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स हो गए, देन एल्वियोलाइज हो गई और देन हमने उसका प्रोसेस डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लोकेशन ऑफ
लंग्स। तो लंग्स की लोकेशन क्या है कि लंग्स हमारी बॉडी के अंदर किस जगह पर मौजूद होते हैं। तो जो लंग्स होते हैं वो थोरेसिक कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं और इनकी तादाद होती है 2। और हमारी चेस्ट कैविटी जो है उसके अंदर 12 पेयर ऑफ रिब्स मौजूद होती हैं। व्हाट इज़ बिलो द लंग्स? यस, तो लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम को हेल्प आउट करता है। इसके बाद कंपैरिजन बिटवीन देयर साइजेस। यस, तो जो लेफ़्ट लंग है वो स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू द राइट लंग्स। और मज़ीद ये कि जो लंग्स हैं उनके पास भी ब्लड वेसल्स होती हैं, प्लमोनरी आर्टरीज होती हैं और प्लमोनरी वेन्स होती हैं। और जो लंग्स होते हैं उसकी स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करें, दे आर इनक्लोज्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। अब इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक फ्लूइड होता है। उसका क्या फंक्शन है? वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि फ्रिक्शन कम हो और लंग्स को कोई डैमेज ना हो सके। हमने फिज़िक्स में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा होगा कि जो फ्रिक्शन को कम करने के तरीके हैं वो क्या है, हम लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर देते हैं जी। तो यहाँ पर भी फ्लूइड का वही काम है कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान फ्लूइड पाया जाता है। ओके, यहाँ पर आपको एल्विलाई की स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी। तो ये एल्विलाई के ऊपर जो ब्लू और रेड कलर की चीज़ें हैं ये कैपिलरीज हैं। अब जो प्लमोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ब्लड को कैरी करती है हार्ट से लंग्स की तरफ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन कम होती है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाइज के अंदर चली जाएगी और एल्विलाई के अंदर मौजूद ऑक्सीजन जो है वो किस में चली आएगी? कैपिलरीज के अंदर वापस आ जाएगी। तो अब कैपिलरीज वापस उसे कैरी करेंगी और कैपिलरीज जो हैं वो आपस में मिलकर फिर प्लमोनरी वेन बनाएंगी और फिर वो प्लमोनरी वेन जो है वो ब्लड लेकर जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जी। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी किस तरफ? हार्ट की तरफ। फिर हार्ट वो उस ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर डिवाइड कर दे। देन देयर इज द मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। यस, तो मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आते हैं कि कैसे हम एयर को इनटेक करते हैं और कैसे एयर को बाहर निकालते हैं। तो इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता है? रिब्स कंट्रैक्ट्स एंड रेज्ड। अब क्या होता है जब एयर हमारे लंग्स के अंदर एंटर होती है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो जो एयर है उसको एंटर करने के लिए हमारी रिब्स को कंट्रैक्ट करना पड़ता है और कंट्रैक्ट होने के साथ साथ वो रेज्ड हो जाती हैं, ऊपर की तरफ उठाती हैं। एक तो ऊपर की तरफ उठाती हैं और दूसरा बाहर की तरफ, आगे की तरफ हो जाती हैं। इसके अलावा क्या चेंजेस आती हैं? डायफ्राम कंट्रैक्ट्स एंड लोअर्स। और जो डायफ्राम है, हमने डायफ्राम की लोकेशन के बारे में भी डिस्कस किया है कि वो कहाँ पर मौजूद होता है, वो लंग्स के नीचे मौजूद होता है। तो वो भी कंट्रैक्ट होता है और नीचे की तरफ हो जाता है। अब दरमियान में मौजूद हैं लंग्स। कहाँ पर? रिब्स और डायफ्राम के दरमियान में लंग्स मौजूद हैं। रिब्स ऊपर की तरफ हो गई, डायफ्राम नीचे की तरफ हो गया, तो लंग्स जो हैं वो अब उनके ऊपर प्रेशर कम हो गया। तो हमें पता है जो एयर है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगी। तो बाहर जो इन्वायरमेंट के अंदर एयर मौजूद है वहाँ पर प्रेशर हाई है और हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर लो है। तो बाहर वाली एयर अंदर की तरफ मूव करेगी और इस प्रोसेस को हम इंस्पायरेशन का नाम देते हैं। अब एक्सपायरेशन में क्या होगा? जो रिब्स होंगी हमारी वो रिलैक्स हो जाएंगी, मीन्स वो लोवर्ड हो जाएंगी, अंदर की तरफ भी चली जाएंगी। इसके अलावा जो डायफ्राम है वो भी रिलैक्स हो जाएगा, मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर है डोम शेप्ड गुंबद नुमा स्ट्रक्चर, जैसे मसाजिद के गुंबद होते हैं उसी तरह की डायफ्राम की स्ट्रक्चर होती है, तो वो ज़्यादा डोम शेप्ड हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा? अब लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होगा। ऊपर से रिब्स जो थी वो नीचे की तरफ आ गई और नीचे से डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव कर गया। अब लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ गया।
अब प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, जैसे अगर हम बालून की बात करें, बालून के अंदर जब एयर होती है हम उसे प्रेस करें अगर, तो कहीं से उसे रास्ता मिलता है एयर को बाहर निकलने का, तो वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। अदरवाइज़ क्या होता है, हाई प्रेशर की वजह से वो ब्रस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी जब लंग्स के ऊपर प्रेशर आएगा तो एयर को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, तो वो वापस हमारे नोज़ या फिर माउथ से इन्वायरमेंट के अंदर चली जाएगी सेम वे से। तो ये था एक्सपायरेशन का प्रोसेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनहेलेशन के अंदर क्या है, जो हमारी रिब्स हैं वो आगे की तरफ और ऊपर की तरफ हो जाती हैं और डायफ्राम नीचे की तरफ हो जाता है, और एयर जो है वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है। जबकि एक्सेलेशन के अंदर जो रिब्स हैं वो नीचे की तरफ हो जाती हैं, डायफ्राम ऊपर की तरफ हो जाता है, और क्या होता है, लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से एयर एक्सेल आउट हो जाती है। इनहेलेशन के अंदर क्या हुआ था, रिब्स बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ हुई थी, जबकि जो डायफ्राम था वो नीचे की तरफ, और लंग्स के अंदर जो स्पेस थी वो इंक्रीज़ हो गई थी, उसके ऊपर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया था। ओके, तो जो गैसेस इनहेल्ड हैं उनकी क्वांटिटी क्या होती है, कितने परसेंट गैसेस जो हैं, हम जो एयर इनहेल करते हैं उसके अंदर कौन सी गैस कितने परसेंट होती है, और जब हम एयर को एक्सेल करते हैं तो कौन सी गैस कितने परसेंट होती है। जी, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी 0.04% होती है, जबकि नाइट्रोजन की 79% होती है। और जब हम एयर को एक्सेल करते हैं देन ऑक्सीजन 16% हो जाती है। पहले 21% थी, अब 16% होगी। इसकी क्या वजह है, क्योंकि ऑक्सीजन यूज हुई है सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में और उसकी क्वांटिटी कम हो गई है। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब हम एयर को एक्सेल करते हैं तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, वो 0.04 से 4% हो जाती है। क्यों? क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद जो नाइट्रोजन है उसे अगर हम देखें तो वो 79% थी, और एक्सेलेशन के दौरान भी 79% ही होती है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन हमारी बॉडी में, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नाइट्रोजन है, वो हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर सकती। तो नाइट्रोजन को हम कैसे यूज़ करते हैं, वो एक प्रोसेस है कि वो प्लांट्स उसे फिक्स करते हैं, देन हम वेजिटेबल्स को ईट करते हैं, और इसी तरह से मतलब नाइट्रोजन जो है वो हम तक पहुंचती है। अदरवाइज जो जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। अब क्या है, नॉर्मली हम ह्यूमंस कितना ब्रीथ करते हैं, 16 to 20 टाइम 1 मिनट के अंदर हम ब्रीथ करते हैं। मीन्स 16 to 20 टाइम्स हम एयर को इनहेल और एक्सेल करते हैं। लेकिन क्या है कि जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हों तब ये जो इनहेलेशन और एक्सेलेशन का प्रोसेस है ये 30 to 40 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। उसकी क्या वजह है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत की वजह से सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होना होता है, और ऑक्सीजन की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए हमें ज़्यादा एयर को इनहेल करना पड़ता है। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी, and thanks for watching my YouTube channel Basics of Science. Allah Hafiz.